Hello 9th class students. In the previous video, we have studied about the discovery of the electron by Thomson. Let's see at a brief that what we have discussed, and then we will learn about the discovery of the proton also. Here we have seen that this experiment done by the Thomson, it was a ray tube experiment in which he discovered the electrons, and he also postulates that electrons are negatively charged and the distribution of the electron is just like the resin seeds in the pudding dish or just like the seed dispersed in the watermelon. Now students, we will see discovery of the proton. As we know that protons are positively charged particles inside the atom. प्रोटॉन जो होते हैं वो किसी भी एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द एटम, दैट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Electrons are negatively charged, protons are positively charged, and neutron has no charge on them. प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी एक ट्यूब रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई थी, उसी तरह से यहाँ पर एक दूसरे साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन और यूजीन गोल्डस्टीन, जिसको शॉर्ट में हम गोल्डस्टीन भी बोलते हैं। उन्होंने डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे उनकी। नाउ सी हाउ ही डिस्कवर्ड द प्रोटॉन इनसाइड द एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यूजीन गोल्डस्टीन नोटेड स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन कैथोड रेज इन 1886। जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में देखा था, व्हेन द इलेक्ट्रॉन वेर डिस्कवर्ड दे मूव फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव charge or from negative electrode to the positive electrode. But in case of the discovery of the proton, Goldstein observed that the particles or the rays moves from the positive charge electrode to the negative charge electrode. मतलब इनका जो डायरेक्शन था इन रेज का जस्ट अपोजिट था कैथोड रेज से, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में था। अब इन रेज को गोल्डस्टीन ने केनाल रेज कहा, क्योंकि ये जो बिल्कुल छोटे छोटे जो छेद थे, जो कैनाल्स थे, पॉइंटेड होल्स थे, उन होल्स से पास हो जाते थे। दैट्स वाई ही कॉल्ड देम कैनाल रेज। पार्टिकल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रेज, सबसे पहली चीज। दूसरी, कॉल्ड कैनाल रेज बिकॉज दे पास थ्रू होल्स। ये बहुत छोटे छोटे जो छेद होते थे, उन छेद से या उन होल्स से पास हो जाते थे, जिसके कारण गोल्डस्टीन ने इनको कैनाल रेज कहा, कैनाल रेज का नाम दिया। कैनाल्स ड्रिल थ्रू दी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में ड्रिल किए हुए छोटे छोटे छेद थे, उन छेद से ये पास हो जाते थे। कैनाल रेज मस्ट बी पॉजिटिव। गोल्डस्टीन्स पोस्टुलेट द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड द प्रोटॉन। तो फिर उन्होंने ये कंक्लूजन किया, ही कंक्लूडेड दैट if any particle is getting attracted towards the negative electrode, अगर कोई पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर, मतलब वो खुद क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से देखो, गोल्डस्टीन का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो कुछ इस तरह का था। ये जो कैथोड है, यहाँ पर जो कैथोड नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है, उसमें ऐसे छोटे छोटे होल्स कर दिए, जिसको कैनाल बोला उन्होंने। तो यहाँ से उन्होंने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, जो रेज निकल रही थी यहाँ से इस तरफ से, वो रेज निकल करके एनोड से कैथोड पर आ रही थी, पहली चीज। मतलब नेगेटिव से निकल रही थी और पॉजिटिव से निकल रही थी और नेगेटिव पर आ रही थी। मतलब खुद कैसी थी,
पॉजिटिव चार्ज थी इसीलिए वो नेगेटिव पर आ रही थी, पहली चीज। दूसरी कि वो जो छोटे छोटे होल्स थे उन होल्स को पार करके दूसरी तरफ जा रहे थे, दे वेयर पासिंग थ्रू द स्मॉल होल्स इन द कैथोड, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड केनाल रेज, इसीलिए उनका नाम पड़ा केनाल रेज। तो इससे गोल्डस्टीन ने कंक्लूड किया कि कुछ जो एटम होता है, एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं अपन। फिर अगली चीज आती है हमारी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, दो की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन की हो गई, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने कर दी। अब देखते हैं अपन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। अब ये तो दोनों चार्ज पार्टिकल थे तो इनकी डिस्कवरी हो गई। अब न्यूट्रॉन जिसमें कोई चार्ज नहीं है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई ये देखते हैं अपन। इन 1932 देखो ये अपने पास में यहां पर 1886 में डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन की, और इसके बाद में 1932 मतलब काफी टाइम के बाद में एक साइंटिस्ट थे जे चैडविक, जिन्होंने डिस्कवरी की न्यूट्रॉन की। और न्यूट्रॉन ऐसा पार्टिकल जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज तो नहीं होता लेकिन मास जो रहता है वो लगभग नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास के बराबर वजन उसमें होता है। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो ये सभी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ किस में नहीं होता है, हाइड्रोजन में नहीं होता है। जो हमारा हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप्स होता है एक, जो सबसे ज़्यादा मिलता है हमें, उसमें नहीं होता है। बाकी जो दूसरे आइसोटॉप्स होते हैं सिर्फ प्रोटियम में नहीं मिलता है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में मिलता है। फिर यहां पर देखें, इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना। मास ऑफ द एटम देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो एक एटम जो रहता है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। बोथ प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। That is why the total mass of the atom is considered as the sum of the masses of the proton plus neutron। इसीलिए बच्चों जो किसी भी एटम का टोटल जो मास, उसका जो वजन होता है वो माना जाता है प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों के मास लगभग एक दूसरे के बराबर होते हैं। आगे अपन देखें, देखो इनके जो पोजीशंस देखते हैं, व्हेनेवर वी ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, देन इट लुक्स लाइक समथिंग दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और न्यूक्लियस के अंदर देखो पॉजिटिव चार्ज जो येलो कलर की बॉल्स जैसे आपको दिख रहे हैं जिस पे पॉजिटिव प्लस बना हुआ है, ये है हमारे प्रोटॉन। और जो रेड कलर के दिख रहे हैं जिस पे कोई चार्ज नहीं बना हुआ है, देयर इज नो चार्ज ऑन द रेड बॉल्स, दैट बॉल रिप्रेजेंट्स द न्यूट्रॉन्स एंड रेस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। इसके बाहर जो आपको कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ इस तरह से, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, हमेशा न्यूक्लियस के बाहर की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है जो कि न्यूक्लियस के बाहर, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं लेकिन वो भी न्यूक्लियस के अंदर। तो इवेंचुअली अगर अपन बात करें तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखें, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब बच्चों नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड, जिन्होंने गोल्ड फॉइल एक एक्सपेरिमेंट किया। अपन देखेंगे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या होता है।
इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ पर होता है मैक्सिमम, क्योंकि जब गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की पॉजिटिव चार्ज की, तो गोल्डस्टीन ने बच्चों सिर्फ इतना बताया था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई तो ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और साथ ही साथ एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एटम के अंदर, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये सब डिस्कवरी होना अभी बाकी थी। तो फिर साइंटिस्ट जिनका नाम था रदरफोर्ड ने आगे डिस्कवरी की कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरह से एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, कि उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है या कहाँ पर प्रेजेंट होता है। देखते हैं अपन कि रदरफोर्ड ने उनके गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू किस तरह से ये पता किया, है ना। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने 1908 में किया था। Rutherford was hard at work on an experiment that seems to have little to do with unrevealing the mystery of the atomic structure। तो इससे कहीं ना कहीं जो एटम के स्ट्रक्चर की जो मिस्ट्री थी वो धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हुई। किस तरह से, देखो, Rutherford's experiment involved firing a stream of teeny positive charge अल्फा पार्टिकल्स। जनरली जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो तीन तरह के माने जाते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होता है और गामा पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक बहुत सारे ऐसे बीम, मतलब बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल लिए और उनको थ्रो किया, उनको डाला। किसके ऊपर डाला? एक गोल्ड फॉइल के ऊपर, सोने की पतली सी झिल्ली, बहुत ज़्यादा पतली। तो उसके ऊपर इन्होंने उसको बम्बार्ड करवाया। ही मेड द बम्बार्डमेंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ओवर अ थिन गोल्ड फॉइल। एक पतली सी सोने की झिल्ली पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया। The expected result was that alpha particle would be deflected by the subatomic particles in gold atom. Since alpha particles were much heavier than proton, he did not expect to see large deflections. तो उनका मानना ये था कि जब अल्फा पार्टिकल्स जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, है ना, प्राइमरी चीज हमें याद रखना है कि जब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो उन्होंने ये सोचा था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, कोई एटम है, एटम में पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी हो ही गई थी कि एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उन्होंने सोचा था कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने क्या सोचा था कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका वजन ज़्यादा है, तो जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाएंगे किसी बहुत कम वजन वाले पॉजिटिव चार्ज पे हम, तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा और ये उसके आर पार चले जाएंगे। ये उनका मानना था। एटॉमिक पार्टिकल्स इन गोल्ड एटम, सिंस अल्फा पार्टिकल्स वेयर मच हैवियर देन प्रोटॉन, है ना, ये लाइन, ये बात आपको याद रखनी है कि उन्होंने जो सोचा था वो ये था कि सिंस अल्फा पार्टिकल वेयर मच हैवियर देन प्रोटॉन्स, he did not expect to see larger deflection। उन्होंने ये सोचा नहीं था कभी भी कि डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आएगा इसमें, है ना। फिर अपन देखते हैं कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। देखो, इस तरह का उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था ये, कि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बीच में गोल्ड फॉइल रखी और यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया। ये अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो तो सीधे सीधे चले गए, मैक्सिमम पार्टिकल्स तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ उसमें, जिस रास्ते से जा रहे थे बिल्कुल वैसे सीधे के सीधे चले गए, दे वेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हो गए। देखो, ये दो पार्टिकल्स यहाँ पर दिख रहे हैं अपने को कि इनको जाना चाहिए था ऐसा सीधा, लेकिन ये थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ पार्टिकल्स ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए और कुछ पार्टिकल्स लगभग
10-20 हज़ार में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ और उसी रास्ते से वापस आ गया जहाँ से वो गया था, जिससे गया था। इट रिटर्न्स और डेविएट इन द सेम पाथ फ्रॉम विच इट वॉज बम्बार्डेड, है ना। तो देखो इसके जो कॉन्क्लूजन्स थे, कॉन्क्लूजन्स क्या निकले हमारे पास में, व्हाट वाज द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। कॉन्क्लूजन्स वही आए बच्चों जो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज बुलेट्स पास्ड राइट थ्रू द गोल्ड एटम्स इन द शीट ऑफ द गोल्ड फॉइल। मैक्सिमम जो थी रेस थी वो तो पास हो गई उससे, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई अपने रास्ते से, और बहुत कम रेस ऐसी थी जो कि वापस से जिस रास्ते से बम्बार्ड हुई थी उसी रास्ते से वापस आ गई। ये उसके मेन पोस्टुलेट्स थे। सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज बुलेट्स हावेवर डिड बाउंसेस अवे फ्रॉम द गोल्ड फॉइल शीट। उससे कुछ ना कुछ बाउंस हुई, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुई उसके रास्ते से, जिस तरह से ये हो रही है, दिख रही है अपने को यहाँ से कि ये से सीधी गई, फिर ये बाउंस हो गई, इधर से गई, फिर थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ थी जो बिल्कुल सीधी की सीधी चली गई एकदम, और कुछ एक पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल है वो देखो वापस से इसी रास्ते से रिटर्न हो गए हैं, है ना। ये उसके रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में सबसे मेन पोस्टुलेट था। अब इसके बाद में क्या आता है, दिस कुड ओनली मीन दैट द गोल्ड एटम इन द शीट वेयर मोस्टली ओपन स्पेसेस। अब जो सब पार चले गए, दूसरी तरफ निकल गए, उसका पहला कंक्लूजन क्या निकला कि मैक्सिमम जो एरिया है किसी भी गोल्ड एटम के अंदर वो खाली है, पूरा एम्प्टी है, इसीलिए तो वो आर पार चले गए, वहां से कोई डिफ्लेक्शन उनमें नहीं आया। पहली चीज, शीट वेयर मोस्टली ओपन स्पेस, एटम वेयर नॉट अ पुडिंग फील्ड विथ अ पॉजिटिव चार्ज मटेरियल्स। तो उन्होंने बताया कि पुडिंग फील्ड नहीं है, ये पुडिंग जैसा यहाँ वहाँ सब जगह बिखरे हुए नहीं है इसमें, लेकिन क्या है कि एक पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न में अरेंज है उसके अंदर। इसके बाद रदरफोर्ड ने बताया फिर कि जो एटम होता है उसके सेंटर में कुछ छोटा सा एक पार्ट होता है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सी, रदरफोर्ड concluded that an atom had a small dense positively charged center that repelled these positively charged bullets। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, तो बीच में सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो जैसे ही दूसरा पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ जाता है उसको थोड़ा सा रिपेल करके साइड से कर देता है, इस तरह से देख। ही कॉल्ड द सेंटर ऑफ द एटम न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले इसका नाम दिया न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज टीनी कंपेयर टू द एटम एज ए होल। पूरे एटम को जब अगर अपन कंपेयर करें तो जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा छोटा पार्टिकल, बहुत छोटी साइज उसकी होती है। देन रदरफोर्ड्स पोस्टुलेट, रदरफोर्ड रीजनड दैट ऑल ऑफ एन एटम atoms positively charged particle were contained in the nucleus। तो फिर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो सेंटर होता है, सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस तरह से जैसे यहाँ पर ये फील्ड है पॉजिटिव चार्ज, और उसके आसपास जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वेयर स्कैटर्ड आउटसाइड द न्यूक्लियस अराउंड द एटम्स एज। उसकी एज के अराउंड आसपास जो है वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम, तो रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिसको बोलते हैं प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। इट इज जस्ट रिसेंबल टू द सोलर सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स। हमारा जो सोलर सिस्टम है कि सेंटर में सन है और सन के आसपास जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इस तरह से। इन द सेम वे रदरफोर्ड प्रपोज द मॉडल ऑफ द एटम। तो एटम के मॉडल में क्या बताया कि बीच में जो सेंटर में है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस तरह से यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, और उसके आसपास जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, इसके आसपास घूमती है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करती है, इस तरह से एक प्लैनेटरी
एरिया में, एक फिक्स डिस्टेंस पर। ये बताया था रदरफोर्ड ने, जिसको बोलते हैं हम प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। देखिए अपन यहाँ पर कि रदरफोर्ड के मॉडल की जो मेन पोस्टुलेट्स या जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी। द मॉडल क्रिएटेड बाय रदरफोर्ड हैड स्टिल सम सीरियस डिस्कॉर्डेंस। इसमें कुछ डिस्कॉर्डेंस थे, कुछ लिमिटेशंस थी इसकी, कुछ ड्रॉबैक्स थे। According to the classic science, electron moving around the nucleus or the planetary model of the atom is unstable। तो उन्होंने जो मॉडल दिया उस हिसाब से एटम जो है वो अनस्टेबल होना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। बिकॉज इन द प्लानिटरी मॉडल ऑफ द एटम द इलेक्ट्रॉन शुड रेडिएट एनर्जी एंड फाइनली फॉल इन द न्यूक्लियस। जो प्लानिटरी मॉडल था उसके अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये जो डायग्राम हम देखें यहाँ से, तो इस तरह से मूव करते हुए धीरे 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 उनको क्या होना चाहिए, रेडिएशन को एमिट करते हुए उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए और धीरे 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 जा करके फाइनली वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चले जाना चाहिए और न्यूक्लियस को कोलैप्स हो जाना चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो जाएगा और न्यूक्लियस या जो एटम है, एटम की जो स्टेबिलिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है ना। तो ये था बच्चों हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम।